वो एक्चुअली लॉजिक ना पाकिस्तान से ही आया है, वो पाकिस्तान की ही देन है। बुरा मत मानिए, लेकिन सच यही है कि वो पाकिस्तान से ही बहता हुआ, चलता हुआ, हवा में, फिजाओं में आया। और हमारे जो यंगस्टर्स थे, हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स और सिस्टर्स थे, उनको उन्होंने इंडोक्ट्रेट कर दिया, उन्हें इंटॉक्सिफाई कर दिया इस थॉट से कि हमें इस्लामिक जिहाद करना है, हमें हिंदुओं को निकालना है, हमें तिलकधारियों को निकालना है, हमें जय श्री राम बोलने वालों को निकालना है, भारत माता की जय बोलने वालों को निकालना है, ये जो मंदिर में घंटा बजाते हैं, शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं, इन शिव भक्तों को बाहर निकालना है। कश्यप ऋषि की जो औलादें हैं, उनको, उन संतानों को कश्मीर से भगाना है, निकालना है। तो उनका तरीका क्या था निकालने का? कि उन्होंने सोचा कि ये तो शब्दों के जाल में फंसेंगे नहीं और बातों से ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी ब्रेव कौम है जो 700 साल के इस्लामिक इन्वेजन के बाद भी कश्मीरी हिंदू ही ऐसे लोग थे जो कन्वर्ट नहीं हुए, मर गए लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। और उन्होंने अपना जन्म देना समझा, उन्होंने अपने आप को मरवाना समझा, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। अंततः 11 फैमिलीज जो हमारी बची, उनमें से हम बचे। और फिर भी उन्होंने सोचा कि अब इनका नरसंहार होना चाहिए। तो जो 1990 में जेनोसाइड हुआ, उसकी पृष्ठभूमि पाकिस्तान ने ही रखी। पहली बात ये। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये इन्होंने करा कैसे। AK-47 तो जमीन से उगती नहीं है, सॉइल मैन्युफैक्चर नहीं करती, उसको कोई तो इंसान ही मैन्युफैक्चर करता है। और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं भारत के, पाकिस्तान, उन्होंने काफी मदद करी। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि वहीं से मदद आई। तो AK-47 हमारे यंगस्टर्स को, हमारे कश्मीरी मुस्लिम ब्रदर्स सिस्टर्स को दी गई। उन्होंने AK-47 से, उन्होंने चाकू छुरियों से कितने लोगों का नरसंहार किया, कितने लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया। मस्जिदों के बाहर डिस्प्ले पे रखते थे, घंटों घंटों लाशें रखे थे, और उनपे लोगों को बोलते थे कि इन्हें मारिए, इन्हें काटिए, और उनको ऐसे ही रखते थे ताकि लोगों के अंदर दहशत फैल जाए और लोग छोड़कर चले जाए। हमने कश्मीर को इसलिए छोड़ा ताकि हम जिंदा रह सके और बता सके कि हमने कन्वर्ट नहीं होना है। हम जिंदा रहेंगे, हम दूर रहेंगे अपनी मातृभूमि से, लेकिन कन्वर्ट नहीं होंगे और अपना ईमान नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए हम कश्मीर से निकले। जी देविया, आपने अपना तो बताया कि आपको, पहली बात है कि आप समझते हैं कि इन वजूहात की बिना पे आपको निकाला गया या आप निकली। आपको ये पता है कि वो क्या सोचते हैं? एक तो है कि जी आप को इन इन क्योंकि आप हिंदू हैं तो वो निकाला। ये आप क्या समझते हैं कि वो क्यों आपके साथ नहीं रहना चाहता? क्या वो ये समझते हैं कि क्योंकि हिंदुओं ने मुसलमानों की टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है? क्या आप समझते हैं कि जो AK-47 का इस्तेमाल कश्मीरियों को करना पड़ा, वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप जो आपकी भारतीय फौज थी उनके वो उन्होंने मुजालम किए, उनके ऊपर जो जंग मुसल्लत की, और जब किसी की टेरिटरी पे कब्जा कर लिया जाए, जब किसी के घर में एंटर हो दिया जाए और वहां पे एक भारी फोर्स लगानी पड़ी, और आपने कहा कि डेड बॉडीज और घर जलाए गए, वो तो हम इत्तेफाक ऐसा है कि अभी अगले दिन भी मैं देख रहा था कि वहां पे इंडियन आर्मी ने घर भी जलाए हुए थे, डेड बॉडीज भी पड़ी होती हैं, और जो पुलिस और फौज करती है, और जिस तरह नाके और कर्फ्यू लगे हैं, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है। तो ये तो काम हुकूमत इस तरह के कर सकती है, सरकार इस तरह की ताकत इस्तेमाल कर सकती है। AK-47 जो है वो बामुकाबला एक रियासत, भारत की रियासत के मुकाबले में तो खड़ी नहीं हो सकती। और वैसे भी अभी तो चलो बाढ़ लग गई है, पहले तो कोई बाढ़ नहीं थी, अभी तो आपको रहने की कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अभी तो AK-47 नहीं आती, अभी तो आपने LOC के ऊपर देखा किस तरह करके जो है वो इंडिया ने बाढ़ लगाई। आपको अपना दुख तो पता है, आप इस दुख को कैसे महसूस करेंगी कश्मीरियों के कि अगर किसी की टेरिटरी पे कब्जा किया जाए और उसको जो है मजबूर किया जाए कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रहे जिस तरह वो रहना चाहता है, तो आपके दिल में फीलिंग आती है कश्मीरियों के लिए कि जिस तरह आपको कहा गया निकलो, इसी तरह उनको जबरदस्ती मजबूर किया गया कि नहीं तुमने यहां रहना है और घन के साए में रहना है और मजबूर होकर रहना है।
और तुमने अपनी मर्जी नहीं करनी, तो आपको इस तरह की फीलिंग भी कभी आई, या आपको हमेशा ये फीलिंग आई कि नहीं हमें निकाला गया, हमारी लाशें गिराई गई, जो कि मैं समझता हूं लाश तो किसी की भी नहीं गिरनी चाहिए, वो कोई भी हो, किसी मजहब से हो, भले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन आप अपना दर्द क्यों महसूस करते हैं? आप इतने सालों से, मैं सवाल भी कर रहा हूं और थोड़ी आपकी रिस्पॉन्स भी दे रहा हूं ताकि व्यूअर्स को एक बैलेंस विजन भी पता चला जाए कि वो मुसलमान कैसा फील करते होंगे जिनके ऊपर एक देश ने 72 साल से जो है वो कोर्जन की हुई है। और अभी तो दिव्या आप मानेंगी कि वहां पे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट तो है ही है, वहां पे गवर्नर रूल लगा हुआ है, वहां पे तो वहां के लोगों की हुकूमत भी नहीं है और सरकार तो दिल्ली से चीजें देख रही है। अभी तो आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है, अभी चली जाएं आप। पहले 2 चीजें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पहली चीज कि हिंदू मेजॉरिटी स्टेट से आज कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बन गया। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि सिर्फ कश्मीर वैली में ही 1% से भी कम हिंदू रहते हैं। तो आप लगा लीजिए कि टोटल इस्लामिसाइजेशन ऑफ कश्मीर वैली हो चुका है। और अगर मैं इसको सिंपल सेंटेंस में कहूं तो कश्मीर इज द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया और इन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया में। पहली बात, ये कैसे हुआ? आप कहते हैं कि हम निकल आए, हम निकल नहीं आए, हमें निकाला गया, और बोलकर नहीं निकाला गया, हमें मार कर, हमारा रेप करके, हमारे साथ अत्याचार करके हमें बाहर निकाला गया। अब दूसरा पॉइंट, आप कहते हैं कि भारत सरकार ने टेरिटरी ले ली उनकी और उनको थोप दिया कॉन्स्टिट्यूशन अपना, जबकि वो नहीं चाहते थे। किन की बात कर रहे हैं आप? किन की बात करें? पीओके वाले, आपका हिस्सा, पीओके वाला हिस्से के लोग कह रहे हैं कि हमें भारत सरकार के साथ जाना है। वो इंतजार कर रहे हैं इंडियन आर्मी का आज भी, ताकि वो आए और उन्हें वो तिरंगा फहराने का मौका मिले। उन्हें पाकिस्तान का झंडा नहीं देखना पीओके। हमारी शारदा पीठ, जो हमारी कुल देवी है कश्मीरी पंडितों की, वो पीओके में तरस रही है हमारे आगमन के लिए। अब आप कहते हैं कि इंडियन आर्मी टॉर्चर करती है, वहां पे भी घर जलाए जाते हैं। किनके साहब, किनके घर जलाए जा रहे हैं? आपके घर के बाहर अगर कोई टेररिस्ट आ जाए, या इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर कोई इंसान कोई आ जाए और टेररिस्ट एक्टिविटी करे, आप उसको एक्ट अगेंस्ट स्टेट समझेंगे या नहीं समझेंगे? आप उसको एक एक्ट ऑफ टेररिज्म समझेंगे या नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे, कार्रवाई करेंगे कि नहीं? सो एक लॉ ऑफ द लैंड होता है हर जगह का कुमार जी। एंड मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमारी इंडियन आर्मी और हमारी जो गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इससे बेस्ट कश्मीर की स्टेट नहीं हो सकती जो आज है। क्योंकि आज तक इंडियन आर्मी को वो फुल एक्सेस मिला ही नहीं, वो परमिशन मिली ही नहीं कि वो कार्रवाई कर सके। आज हर रोज इन्फिल्ट्रेटर्स मारे जा रहे हैं, हर रोज टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, हर रोज उनके जो आशियाने हैं जहां वो छुप कर बैठकर हॉस्टिलिटी क्रिएट करके लोगों के अंदर और इंडियन आर्मी पे अटैक जो करते हैं, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। तो जो एक्ट ऑफ वॉर करेगा हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के साथ, उसका तो अंजाम यही होगा। गद्दारी की सजा मौत है, जैसे गौरव आर्या कहते हैं। ठीक है, गौरव आर्या, आप जारी बात है वो एक बड़े अच्छे डिफेंस एनालिस्ट हैं और भारत की फौज के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियां उन्होंने सर्व की है। तो जारी बात है कि फौजी किसी भी फौज का मुल्क का हो, उनकी जो सर्विसेज हैं उनको रिकग्नाइज किया जाना चाहिए, उनको ऑनर किया जाना चाहिए। लेकिन दिव्या राजदान साहिबा, यहाँ पे आपने एक दो बातें की, मैं वो थोड़ी सी उस पर डिस्कस कर लूं, फिर सवाल मजीद अगला करूंगा। आपने बात की इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की। मैडम, आप एक जमहूरियत पसंद मुल्क हैं और आप एक सेकुलर मुल्क भी हैं, तो क्या किसी इलाके में इतनी आप सेकुलर हैं? अगर हम सेकुलर मुल्क हैं तो फिर क्या हो गया? हिंदू कहाँ चले गए वैली के? जो मेजॉरिटी हिंदू थी वो तो आ गई, माइनॉरिटी में आ गई। और आप देखिए प्रोपेगेंडा क्या होता है पूरे विश्व में कि भारत माइनॉरिटी पे टॉर्चर करता है, जबकि असलियत अगर हमारी कंट्री में कोई माइनॉरिटी है तो वो कश्मीरी हिंदू है।
उनसे बड़ा माइनॉरिटी तो है ही नहीं हमारे देश में। और सबसे ज्यादा जुल्म हमारे पे हुए, किसने किए? वही इस्लामिक, रेडिकल इस्लामिक लोगों ने, जिन्होंने चाहा कि ये भारत का जब विभाजन हुआ था ना 1947 में, एक पाकिस्तान मिल गया था जो पूरा इस्लामिक कंट्री थे, तो उन्होंने चाहा कि हम कुछ लोग पीछे यहाँ रुक जाते ताकि इस भारत को भी इस्लामिक बनाकर छोड़े। तो 2 nations फॉर मुस्लिम ओनली एंड हिंदू गॉट बिट्रेड। नाउ यू टेल मी where we people stand. Now tell me who got injustice. Now you tell me where are the facts. अच्छा, एक तो मैं थोड़ा सा इसको कर लूं, मैं आपकी तरफ आता हूं कि एक आप इंडियन हिंदूज हैं, आप कश्मीरी हिंदूज हैं, इस पे भी बात होनी चाहिए। ये आप नई टर्मिनोलॉजी जो निकाल रहे हैं, नए नए लेक्सिकॉन्स आप दरियाफ्त कर रही हैं कि आप यकदम इंडियन हिंदू से कश्मीरी हिंदू बन गई। अच्छा, एक मैं इस पे भी बात करता हूं। मैडम, ये मुझे बताएं, आपने इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की, बिल्कुल ठीक है, हुआ होगा जी, कश्मीर वहां पे मुसलमान है ज्यादा, तो एक, और आपको पता है वैसे भी आपने बड़ी अच्छी बात की है, वैसे भी पूरे भारत, अगर पूरे विश्व में देखें तो सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद आई गेस इंडिया में ही है, पाकिस्तान में भी इतने नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, होंगे और हैं, अच्छी बात है। आपने इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की दिव्या साहिबा, मुझे ये बताएं, और आपने कहा फर्स्ट इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया, ये आपके वर्ड है जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। तो मैडम ये बताएं मुझे, तो क्या एक सेकुलर मुल्क जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, क्या वो आजादी नहीं देता लोगों के कि वो अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं? कास्ट, क्रीड, कलर, किस किस्म की आप रियासत रखना चाहते हैं, आप रह सकते हैं। ठीक है, इस वक्त आपने दिल्ली से कश्मीर चला रहे हैं, जरा सुन लीजिएगा मैडम, मैं आपको कभी नहीं टोकता, और मैं जब आप बोलेंगे मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, आप जितना मर्जी बोले, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दे लूं, फिर आप बोलिएगा। आप ये कहती हैं कि फर्स्ट इस्लाम, देखिए एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री को क्या ये हक नहीं देना चाहिए उन लोगों को कि वो जिस तरह भी रहना चाहते हैं, वो इस्लाम में रहना चाहे, वो हिंदू रहना चाहे, वो सिख रहना चाहे, देना चाहिए ना? तो ये आपकी जो करेक्टराइजेशन है कि इस्लामिक स्टेट, इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर, आपको इस्लाम से प्रॉब्लम है, आपको कश्मीर से प्रॉब्लम है। अगर आपका सेकुलर देश ये कहता है कि इंडिया के अंदर हिंदू रह सकता है, तो भाई मुसलमान क्यों नहीं वहां बना सकता? और दूसरी बात मैडम, ये जो आप बता दें, आपने कहा आजाद कश्मीर आपके साथ आना चाहता है, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है, ये तो आपने एक रेटरिक की। लेकिन मैडम ये एक बात बता दें मुझे, ये आप कश्मीरी हिंदू हैं या इंडियन हिंदू हैं? मतलब आपने बड़ी आइडेंटिटी को छोड़ के छोटी आइडेंटिटी अपनाना शुरू की। मतलब मैं ये कहूं कि मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूं या मैं पंजाबी मुसलमान हूं, आप तो इस तरह की मिसाल दे रही हैं कि मैं इंडियन मुसलमान नहीं हूं, मैं इंडियन हिंदू नहीं हूं, मैं कश्मीरी हिंदू हूं। मैं ये कहना शुरू कर दूं ना अगर दुनिया में जाके, आई एम कमर चीमा और मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूं, मैं पंजाबी मुसलमान हूं, तो लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा भाई पंजाब क्या चीज है, क्योंकि एक सूबा है, लोगों को ना पता होगा। सो आप ये जो करेक्टराइजेशन कर रही हैं, आप जरा आखिरी में बात, मैं उसका बताऊंगी, आखिरी बात, आप जो ये कैरेक्टराइजेशन कर रही हैं अपने ऊपर के मैं हिंदू कश्मीरी हूं, ये बेसिकली आप शनाख्त का नाम लगा के, क्या आपको लगता नहीं कि आप लोगों की सिंपैथी जीतना चाहती हैं? एक तरफ तो आपका मुल्क वहां पे 6-7 लाख फौज रख के उनको मारता है, और आप वहीं से निकल के कहती है नहीं, भले हमारी फौज मौजूद है लेकिन हम सेफ नहीं है। जहां 7 लाख फौज है और आप मौजूद नहीं है, और जिन लोगों के लिए फौज है वो कितने महफूज होंगे मैडम? ठीक है, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी, बिल्कुल थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। 3 आपने सवाल 3 सवाल पूछे, उसका मैं आपको जवाब। पहला सवाल आपने पूछा कि भाई सेकुलर देश है और मुस्लिम्स को रहने का उतना ही हक है जितना हिंदुओं को है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जब पाकिस्तान बना था, इंडिया से ही बना था, आप इस बात को जानते हैं। 1947 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना। कहां से बना? भारत की भूमि को काट कर ही बना। उस भारत की भूमि को काट के बना जिसका बेसिस था रिलीजन। हमारा जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ। अगर आप देखें तो असलियत में आप भी भारतीय ही हैं। आप पाकिस्तानी बाद में बने, आप पहले भारतीय हैं, और आप मुसलमान भी बाद में बने, पहले आप हिंदू ही हैं। आप माने या ना माने, मैं सिख था, मेरे बड़े बाबू थे बस, और सिख हिंदू ही हैं।
तो हमने ये जो कैरेक्टराइजेशन आप जो बात कर रहे हो, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा मैं उस पर जरूर आऊंगी, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगी कि सेकुलर वर्ड हमारे प्रियम्बल में बाद में डाला गया, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई 1970s में, 75 इमरजेंसी जब लगी। तो अगर मैं देखूं 1947 में जब हमारा देश बना था, इंडिया जब बना था, भारत तो सदियों से है, हजारों सालों से है, वो भारत जहां पे जय श्री राम, जो श्री राम की भूमि है, वो तो लाखों वर्षों से है, हजारों वर्षों से है, उनको टच नहीं कर सकता कोई। लेकिन जो इंडिया बना 1947 में, उस इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीएम्बल था, उसमें सेकुलर वर्ड कहीं नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हर किसी को ये पता था कि हमारा जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ। अब इंडिया ने चुना, महात्मा गांधी जी ने भी बोला कि अगर जो मुस्लिम यहाँ रहना चाहते हैं वो बेशक यहाँ रह सकते हैं, हिंदुओं को कॉर्पोरेट करना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, हिंदुओं को समझना चाहिए। हम हिंदुओं ने भी बोला कि हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हमें किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, हमें कौन सा रिलीजन के बेसिस पे जिहाद करना है, या हमारा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो हमें बोलता हो कि भाई एक ऐसा राष्ट्र बनाना हो जिसमें सिर्फ जय श्री राम बोलना हो। हमने बोला भाई बोलो तुम अल्लाहू अकबर, हमने बोला तुम बोलो सत श्री अकाल, हमने बोला कि तुम्हें क्रिश्चियनिटी का करना है तो करो, हमने तो सबको वेलकम किया, लेकिन हमने सेकुलर वर्ड नहीं लिखा। फिर इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाई तो उसने सेकुलर सोशलिस्ट डाल दिया। खैर कौन केजीबी एजेंट रहा या कौन सीआईए एजेंट रहा या कौन पाकिस्तान की पृष्ठभूमि रच रहा था उनके स्पाइस के लिए, वो उस पर हम अलग डिबेट कभी करेंगे। लेकिन मेरा ये आपको कहना है कि जब हम अपनी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हमारे सेकुलरिज्म के साथ साथ एक हिंदी वर्ड भी आता है, वसुदेव कुटुंबकम। एक्चुअली वसुदेव कुटुंबकम जो है वो सेकुलरिज्म से डिफरेंट है। सेकुलरिज्म इंग्लिश वर्ड है और ये इंपीरियलिस्टिक इंग्लिश लैंग्वेज से सख्त नफरत है मुझे। इसलिए नफरत है क्योंकि इसका जो मतलब है कुछ और होता है और लोग कुछ और अप्लाई करते हैं। जब हिंदू अपनी बात करे तो वो कम्युनल है, जब मुसलमान अपनी बात करे तो वो सेकुलर हो जाता है हमारे देश में। और वेस्टर्न मीडिया और पाकिस्तान मीडिया इसमें नंबर 1 है। जब हिंदू रोए, जब पहालगढ़ में साधु संतों को मारा जाए, जब पूरे भारत में चुन चुनकर हिंदुओं को, साधुओं को मारा जाए, तब हिंदू सेकुलर छोड़कर अपनी अगर वो बात करे कि भाई हमारी बात करे, हिंदुओं की बात करे, तो वो कम्युनल हो जाता है। और आप देखिए अगर मुसलमान को कोई सपोर्ट भी मिलता है तो वो हिंदू ही करते हैं हमारे देश में। हमारे बॉलीवुड में हिंदू एक्टर्स एक्ट्रेसेस खड़े हो जाते हैं मुस्लिम्स के सपोर्ट में। तो क्या आप ऐसे कोई कुछ गिन चुन के लोग भी बता सकते हैं जो इंडिया में हो, जो मुस्लिम हो और जो हिंदुओं को सपोर्ट करे और कहे कि नहीं हमने कभी ना कभी इनके साथ गलत किया है और इनको ठीक करना होगा, वी शुड करेक्ट ऑल द ब्लंडर्स व्हिच वी हैव डन। खैर मैं उस पर नहीं जाती। आपका दूसरा क्वेश्चन था इसके ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर। आपने बोला था कि इंडियन कश्मीर या कश्मीरी हिंदूज। आप देखिए हमारी जो आइडेंटिटी है वो कश्मीरी मुस्लिम्स ने ही बनाई। जब 1990 में स्लोगन्स लगे तो सबसे पहले यही स्लोगन लगे कि बट्टो को लेकर स्लोगन्स लगे। बट इज अ निक नेम गिवन टू कश्मीरी पंडित्स। इट्स अ कश्मीरी वर्ड, इट्स अ कश्मीरी निक नेम गिवन टू कश्मीरी पंडित्स। तो पहले नारे तो कश्मीरी पंडितों के लिए निकले, फिर सिखों के लिए आए और फिर इवेंचुअली इट स्प्रेड आउट टू द लार्जर रिलीजियस पॉपुलेशन नोन एज हिंदूज। तो इसीलिए मैं कश्मीरी हिंदूज की बात करती हूँ, कश्मीरी पंडितों की बात करती हूँ, और मैं इंडियन कश्मीरी हिंदू या इंडियन हिंदू नहीं बोलती, क्योंकि एक्चुअली मैं इंडिया में तो पहले बिलीव नहीं करती, दूसरी बात मैं भारत में बिलीव करती हूँ, और तीसरी बात मैं पहले भारतीय हूँ फिर कश्मीरी हूँ, और फिर पहले भारतीय हूँ फिर हिंदू हूँ और फिर कश्मीरी हूँ। तो आप इसको अगर जोड़ के देखें, आप इसका कोई भी मतलब निकालें, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ इसका यही मतलब है, जब मैं कश्मीरी हिंदू हूँ तो मैं एक एग्जाइल में जीवन व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक जेनोसाइड की पीड़ित हूँ और मेरी कम्युनिटी ने इसको झेला है। इसीलिए ये बार बार रिफ्लेक्ट करना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि बहुत लोगों की मौतें गई, जाने गई, रेप गई। ये एक ट्रिब्यूट है,
ये एक तरीका है ताकि लोगों तक पहुंचे ये बात कि हमारे साथ हुआ क्या। तीसरा आपका क्या प्रश्न था चीमा जी, मैं भूल गई, आपने पूछा था आजाद कश्मीर या इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की कि इस्लामिक स्टेट, इस पे बात करी थी आप। हाँ, तो इस्लामिक स्टेट की आप बात करें कि इस्लामाइजेशन, मैंने आपको बोला, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, क्या कभी किसी हिंदू, क्या कश्मीरी हिंदू ने जाके किसी मुस्लिम को मारा? क्या उसको मस्जिद से निकाला? क्या उसकी मस्जिदें तोड़ी कश्मीर में? क्या उसको रेप, मर्डर या कुछ उसके साथ ऐसा किया कि उसकी पूरी कौम को ये डिसाइड करना पड़ गया कि अब हम कश्मीर में नहीं रह सकते, हमें कश्मीर से जाना चाहिए, हमें या तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए या भारत के किसी और भाग में कहीं चला जाना चाहिए? नहीं, कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपने ये भी प्रश्न पूछा कि जो इंडियन आर्मी है, 7 लाख की करीबन फौज वहां है। पहले तो बता दूं, ये 7 लाख का फिगर गलत है, क्योंकि अगर 12-13 लाख की इंडियन आर्मी है, उसमें से 7 लाख अगर कश्मीर में लगा दें तो पूरे भारत का क्या हाल होगा। तो 7 लाख का फिगर आपने कहां से निकाला मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी इंडियन आर्मी के लोग हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मी इन द होल वर्ल्ड, एंड इट इज नॉट ओनली मी सेइंग इट, every country knows it, every country, even Pakistan knows it. Why? कारगिल के बाद आपने खुद के जवानों की बॉडी लेना मना कर दिया था साहब। हमने बाकायदा हर प्रोसेस फॉलो करते हुए उनकी बॉडी सुरक्षित आप तक पहुंचानी चाहिए, और नहीं ली तो यहीं पे दफनाई। आपसे मैं ये प्रश्न अब पूछना चाहती हूँ, आपने मुझसे तो काफी प्रश्न पूछ लिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ये मानते हैं नहीं कि हमारे साथ, आपके साथ और हमारे साथ गद्दारी अगर शुरू हुई है तो वो ब्रिटिश एरा से शुरू हुई है? नहीं दिव्या राजदान साहबा, ये बताएं कि मतलब ब्रिटिश एरिया से किस किस्म की गद्दारी, मतलब किस सेंस में आप बात कर रही हैं? मतलब बिल्कुल, मैं यही चाहती थी आप मुझसे सवाल पूछें। 1857 में जब फर्स्ट इंडिपेंडेंस का जो वॉर हुआ था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसमें काफी लोग थे, और मंगल पांडे की शहादत से वो एक सिलसिला शुरू हुआ था। आपको पता है कि उस वक्त किसने गद्दारी करी थी मुस्लिम कौम में? मुस्लिम कौम को बोला गया था कि आप भी हमारे साथ आइए, क्योंकि आप भी भारतीय हैं, ये आपका भी देश है, आइए हमारे साथ लड़िए। अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 फेल हुआ है कहीं पे, बिकॉज ऑफ द बिट्रेयल ऑफ द मुस्लिम्स, एंड व्हाई दे डिड इट? बिकॉज ऑफ द फैक्ट उस टाइम भी उनके अंदर खिलाफत का कॉन्सेप्ट था, इस्लामिक कॉन्सेप्ट था। वो वहाइज्म, वहां पे तो चलो वहाइज्म थोड़ा लेट आया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि 1857 से रची गई और रखी गई, और लोगों के दिमाग में ये इंटॉक्सिफाई किया गया उनको कि आप मुस्लिम हैं, बाद में आपका देश हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैं कुरान को देखूं, मैंने जितनी कुरान पढ़ी है, मैंने जितना इस्लाम को नोटिस किया है, वो तो किसी देश में मानता ही नहीं है, वो तो किसी देश में मानता ही नहीं है। अगर आप असल मुसलमान हैं तो आप किसी देश के हैं ही नहीं। एक उम्मा है जिसके मुताबिक आपको चलना है। एक ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे से तो बेहतर आप ही बता सकते हैं, लेकिन मैं भी बता सकती हूँ क्योंकि मैंने सहा है उसके नाम पे। जी दिव्या राजदान साहिबा, आपने जारी बात है बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए हैं, और आपकी पॉइंट्स में जारी बात है कुइयों में वजन भी है। तो अभी जो आपने 1857 की मेरा ख्याल है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रही थी कि मुसलमानों ने वहां पे क्यों, गद्दारी कहां से शुरू हुई, तो आप क्या 1857 से ही मुसलमानों के खिलाफ हैं? मतलब क्या तब से ही आपको मुसलमानों से मसला है? इतना पुराना मसला चला आ रहा है भारतीयों को और हमारे हिंदू भाइयों बहनों को, कि वो अभी इससे पीछे नहीं जा सकता है वैसे तो, क्योंकि मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की है, दर्दें बहुत पुरानी हैं। मैं समझ सकता हूं इन दर्दों को कि जो मुसलमानों ने यहाँ पे जो रूल किया है, उसकी दर्द तो भारत के लोगों से नहीं जा रही। मैं तो समझता हूं कि दिव्या राजदान इंडिया का मुस्तकबिल है।
आप इंडिया का फ्यूचर है, क्योंकि आपने आगे पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में आपने बहुत सारी चीजों में आना है। तो दिव्या राजदान साहबा, अगर आप इसी लेंस से सोचेंगी कि हाँ भाई 1000 साल पहले मुसलमानों ने हुकूमत की, ब्रिटिश राज में इन्होंने जंग आजादी करने की कोशिश की, मुसलमानों ने फसाद करने की कोशिश की, खिलाफत बनाने की कोशिश की, तो इस तरह तो नहीं गुजारा हो पाएगा मैडम। आपको मेरा ख्याल है जिस लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं गलत हो सकता हूं, आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, जिस लेंस का मैं चाहता हूं कि आप इस्तेमाल करें, शायद जो आपके लिए और आपके मुल्क के लिए अच्छा होगा, वो वही लेंस है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उसे देता है। और वो कोएग्जिस्टेंस है, वो प्लूरलिज्म है, वो लिविंग टुगेदर है। उसमें सवालिया जवाब और क्वेश्चन और मार्क करना कि ये मुसलमान है, कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट है। अगर मुसलमान कहें कि जी हिंदू इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन कश्मीरियों के बारे में आपने कहना शुरू कर दिया वो इस्लामिक स्टेट है। और मैडम जो आपने बात की ना, उससे पहले थोड़ी देर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, ये काइंडली थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जरा ब्रॉडर फ्रेमवर्क में इंडिया को सोचें। इंडिया बहुत बड़ा है। अगर आप इंडिया को सोचेंगे सिर्फ कि मैं कश्मीरी हिंदू हूं और भारतीय हिंदू नहीं हूं, तो फिर गुजारे नहीं होंगे। ये हो सकता है आपको दिल्ली में, मुंबई में, आप गलत कह रहे हैं। मैं थोड़ा सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, मैं भारतीय हिंदू ही हूं और हमेशा भारतीय हिंदू रहूंगी। ये आपको समझाने के लिए मैंने बोला कि मैं कश्मीरी हिंदू इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ, मेरी कौम के साथ एक जेनोसाइड हुआ, हमारा एक्सोडस हुआ। ये सिर्फ उस चीज को इंडिकेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ये जो एक फ्रेज है। अदरवाइज मैं भारतीय ही हूं और हमेशा ही रहूंगी। चलें, अच्छा किया आपने बता दिया कि आपने जो एग्जाइल लिखा हुआ है उसको थोड़ा फिर चेंज कर लीजिएगा शो के बाद, क्योंकि आप अब समझती हैं आपने। मैं तो एग्जाइल में ही हूँ। देखिए, ये एग्जाइल जो है ये सचमुच में है, क्योंकि मेरी जो शारदा पीठ है ना वो आपने कब्जे में कर रखी है। जब पीओके से वो इंडिया का भाग में आ जाएगा ना, जिस दिन आ जाएगा, ये एग्जाइल भी उस दिन हट जाएगा। और ठीक है, ठीक है। और मैं आपको कहूंगी ईशा अल्लाह और गणेश इच्छा दोनों की आप देखिए आने वाले समय में, जिस मैप में आप पीओके लिखते हैं ना, वो बहुत जल्दी भारत का हिस्सा होने वाला है, क्योंकि वो भारत का ही है। ठीक है, आपकी अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि कितने पुराने हिस्ट्री में मैं जा रही हूँ और मैं इतनी पुरानी बात बताने लगा था। चले आप बोल लें क्योंकि आप मेहमान हैं। मैं उस पॉइंट पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर दूं। मैंने एक छोटी सी पोयम लिखी थी थोड़ी देर, कुछ महीनों पहले। वो उसका टाइटल ये था, हिंदू हो तुम, परशुराम की औलाद हो तुम। चीमा साहब, हिंदू हैं आप, परशुराम की औलाद हैं आप। कुछ समझ में आया? जिन मुसलमानों से, जिन मुस्लिम से मुझे खफा है, इस बात का खफा है बाद में कि उन्होंने मारा, काटा, रेप किया, पहले इस बात से खफा हूं कि वो कन्वर्टी है। अब आप मेरे समझ गए होंगे, जवाब को समझ गए होंगे। देखिए मैडम, आपका जाहिर बात है एक मौकफ है, पर्सपेक्टिव है, और होना भी चाहिए। मैं समझता हूं कि हर बंदे को, हर शख्स को अपनी ओपिनियन रखनी चाहिए। और बीइंग यंग गर्ल एंड बीइंग यंग इंडियन एनालिस्ट, आपको वोकल होना चाहिए अपने भारत के लोगों के लिए और अपने लिए, ताकि आप एक अच्छा पर्सपेक्टिव दें। लेकिन मैडम, जब आप ये बात करती हैं कि मैं एक कश्मीरी हिंदू इन एग्जाइल हूं, तो आप ये इमेजिन करें कि अगर इतनी बड़ी फौज आपको वापस मकबूजा कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं और आप कश्मीर कहते हैं, नहीं लेके जा सकी, अमन नहीं दे सकी, आपको वहां बिठा नहीं सकी, तो कभी 72 सालों में 140 करोड़ लोगों ने ये बैठा सोचा है कि आओ मिलकर फैसला तो करें, इन लोगों की तकलीफ क्या है जो 72 साल बाद भी इस तरह मर रहे हैं, इस तरह रो रहे हैं, इनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं लेकिन खामोश हैं, इनको बांट दिया गया है, इन लोगों की कोई सुनने वाला है क्या? अगर आपको नहीं आपकी फौज लेके जा सकती वहां पे, तो उनकी कौन सुन सकता होगा? और दूसरी बात यह है, आप कहती है कि जो कश्मीर है उसको वो मिल जाएंगे, और जो कश्मीर है वो उसको जो आर्मी है वो कैसे मुसलमानों को मार सकती है? मेरा ख्याल है कि आपने कभी
ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, आपने कभी अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं, उसकी रिपोर्टें नहीं पढ़ी ह्यूमन राइट्स की। आपने अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के 4 लफ्ज देख लें जिन्होंने रिसेंटली कहा कि हम 4G टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते ऑक्युपाइड कश्मीर में। हाँ, बाकी भारत तो 4G टेक्नोलॉजी, ये मेरी बहन दिव्या राजदान तो 4G टेक्नोलॉजी से बात कर सकती है अपने सारे हिंदुस्तान के लोगों से, लेकिन वो जो कश्मीरी हैं उनको 4G नहीं मिलेगा। हिंदूज, जो कश्मीरी हिंदूज इन एग्जाइल है, वो 4G ले रहे हैं। वो जो कश्मीरी असल कश्मीरी हैं, जिनका वो मुल्क है, जिनका वतन है, जिनकी जानें चली गई, जिनके घर उजड़ गए, जिनके घर जल गए, जिनका सोना उतार लिया गया, मैं हाल ही में देख रहा था। ये किस तरह आप अपने लिए सोचते हैं? आए हम सब मिलके कश्मीरियों के लिए भी सोचें, आए उन लोगों के लिए सोचें जो ओप्रेस्ड हैं, जिनके ऊपर जुल्म हुआ, जिनके ऊपर फौज बैठी है और वो घरों से नहीं निकल सकते। थोड़ा सा तो सोच लिया जाए उनके लिए। क्या ख्याल है? बहुत बहुत अच्छा ख्याल है। थोड़ा सा आप मेरा भी ख्याल करिए और मुझे बताइए, ये सोमरी कोली कौन है? ये क्या? सुना अमरा कौन है? ये चंपा और रिंकी कुमारी कौन है? आपको पता है ये कौन है? मैं तो इन लड़कियों को नहीं जानता। ये पाकिस्तान में ही रहने वाली लड़कियां हैं। क्या बात है, आपको पता नहीं? अच्छा, ये जिंदा नहीं है, आपको पता है? क्योंकि इनका रेप हो गया, मर्डर हो गया, कन्वर्ट कर दिया, बहुत जुल्म ढाए इन पे, और जबरदस्ती करके पहले इनको अगवा किया गया, इनको कन्वर्ट किया गया, कलमा पढ़ाया गया, फिर इनके साथ रेप हुआ और सेक्सुअल हैरासमेंट और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तब तक होती रही जब तक ये मर नहीं गई लड़कियां। और ये सारी लड़कियां हिंदू थी, और ये किस देश की थी? पाकिस्तान की थी। आपको तो उनका नाम भी नहीं पता। खैर, मैं अब आपको एक चीज बताती हूँ। जो आप हमारे देश में, कश्मीर में और कश्मीरी मुसलमानों की कैफियत को बताना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि हमारी इंडियन आर्मी तो हम इन एग्जाइल के हिंदुओं को नहीं ले जा सकी, तो वहां पे जाके जो लोगों के साथ करती है तो पता नहीं क्या ही करती होगी। आपको थोड़ा फैक्ट्स बता दूं। हमारे देश में किसी को भी परसिक्यूट नहीं किया जाता जैसे आपके देश में ना परसिक्यूट होते हैं लोग, पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर एक ऐसी भूमि है जहां पे जो वैली है, उस वैली में सिर्फ 7% के एरिया में ही मिलिटेंसी हाई पीक पे है। बाकी सब लोग शांति से ही रहना चाहते हैं, और उन मुसलमानों को इंडियन आर्मी से कोई गुरेज नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो खुशी से इंडियन आर्मी के साथ रहते हैं और इंडियन आर्मी को प्रेज करते हैं। ये वही इंडियन आर्मी है जब 2014 में कश्मीर में जब फ्लड्स आए थे तो अपने कंधों पे, अपने हाथों पे उन कश्मीरी मुसलमानों को उठा उठा कर जान बचाई। और उन्हीं वहीं पे उसी कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों ने क्या किया इंडियन आर्मी के साथ? हेलीकॉप्टर पे पत्थर मारे, हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। कश्मीरी ये इंडियन आर्मी के जवान, आप औरंगजेब का तो नाम जानते ही होंगे, वो तो हिंदू भी नहीं था, वो तो मुसलमान था। इंडियन आर्मी का जवान था, मुसलमान था, कश्मीर का हमदर्द था। क्या किया उन लोगों ने? अपने ही कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने मिलकर उसको मार दिया। तो अच्छा, जो स्थिति कश्मीर की अभी है, अगर आप उसको सिंगुलर आइडियलिस्टिक इस्लामिक वे से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी। एक ही चश्मा आप लोगों ने ओढ़ रखा है कि इंडियन आर्मी जो है बर्बरता करती है कश्मीरी मुसलमानों पे, लेकिन ये सच नहीं है। कश्मीर में इंडियन आर्मी जितनी डिसिप्लिन्ड है, इंडिया की इंडियन आर्मी जितनी डिसिप्लिन्ड है, वो पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए, इलेक्शन करवाए कश्मीर में, एक वीडियो जारी हुआ, वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। इंडियन आर्मी का एक फौजी AK-47 था उसके हाथ में, लेकिन वो मार खाता रहा लोगों से। वहां पे कश्मीरी मुस्लिम उसको मारते रहे, पत्थर मारे, हाथ मारा, पैर मारा, थप्पड़ मारे, उसने कुछ नहीं किया, उसने चू तक नहीं निकाली। वो चलता गया जब तक वो सेफ जोन में नहीं पहुंच गया। ये इंडियन आर्मी है, ये एग्जाम्पल है, ये टेस्टिमनी है कि हम बर्दाश्त करना जानते हैं लेकिन गद्दारों को मारना भी जानते हैं। जब से मोदी सरकार आई है तो हमने गद्दारों को मारना भी शुरू कर दिया है, और जो इन्फिल्ट्रेशन करता है उनको भी मारना शुरू कर दिया है। और एक और बात कहना चाहूंगी, जो हमारे मुल्क के साथ, हमारे देश के साथ
हमारे संविधान के साथ और हमारे ही देशवासियों के साथ नहीं रह सकता, उनके खिलाफ साजिश करता है, देश के खिलाफ साजिश करता है, उससे तो मरना होगा। वो जिंदा रहने के लायक नहीं है, ठीक है, चाहे फिर रिलीजन का कोई भी हो। ठीक है, जाहिर बात है, मैं समझता ये हूं कि अगर सिर्फ जो ऐसी बात है कि कोई अगर मुल्क के खिलाफ साजिश करे या मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम करे तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इसमें एक तो मैं आपकी वो पहला जवाब भी दे लूं, रेप विक्टिम्स, कन्वर्ट्स, वो जो आपने आपने अपने फोन से देख के नाम बोले कि वो 2-3 लड़कियों के जो पाकिस्तान में हुए। देखिए, मैं समझता ये हूं कि एक होता है कि आपकी कंसर्टेड एफर्ट्स होती हैं, सिस्टेमिक कैंपेन होती है, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग होती है वायलेंस के लिए, या होता है कि आपने माइनॉरिटीज को जबरदस्ती कन्वर्ट करना है और उनको मारना है अगर वो सिस्टम में वो आपकी बात नहीं मानती है, मुसलमान करना है, वो एक और चीज है। दूसरा ये है कि इंडिविजुअल एक्ट्स होते हैं कहीं पे सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, एक चीज बोलूंगी कि ह्यूमन राइट्स के उनके नहीं है। अगर कंसल्टेड इंस्टीट्यूशनल वायलेंस हो रही है किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी के अगेंस्ट पाकिस्तान में, क्या उनका ह्यूमन राइट्स पे हक नहीं है? क्या उनकी आवाज नहीं है? क्या उनको रहने का अधिकार नहीं है? अगर Pakistan is Islamic Republic, that means you will not have any minority, any other religion except Islam. If that is the fact, which is the fact legally and constitutionally, then why you people are not telling them to go away from the country? Why you are not deporting them? Why you are not telling them that we'll strip off your citizenship and it is better for you to find solace or refuge in any other country? But you are not doing that. आप वो नहीं कर रहे हैं। आपकी कंट्री एक परसिक्यूशन कर रही है, एक टारगेटेड परसिक्यूशन कर रही है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म दिखा रही है, रेडिकलाइजेशन के थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही है उस वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को, जहां पे जो आपके पुलिस वाले हैं, आपका जो लीगल सिस्टम है, आपका जो जमहूरियत है, वो सब मिलकर एक्सेप्ट करती है और एक्सप्लॉइट करती है और चाहती है कि जितने भी हिंदू माइनॉरिटीज में जो लोग रह रहे हैं उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए। क्या मैं ये झूठ कह रही हूं? मैं बताता हूं। पहली बात तो ये कहा कि आपने कहा कि आपका सिस्टम, आपके लोग, आपके लॉ एनफोर्समेंट, वो उनको जो है वो उनके ऊपर वो सिस्टमिक जो है वो कंपल्शन है। देखिए मैडम, पहली बात ये है कि दुनिया की किसी सोसाइटी में भी इंडिविजुअल वाकयात हो सकते हैं, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, सिख, किसी के साथ भी हो सकते हैं, पारसी, शूद्र, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपका कानून, आपकी जो सिस्टम है, लीगैलिटी जो है, जो अदारे हैं, क्या वो माइनॉरिटीज को दबा रहे हैं या ये एक इंडिविजुअल एक्ट है जिसको सब कंडेम करते हैं, बजाय इसके कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली दिल्ली से बैठ के मुसलमान माइनॉरिटी की कश्मीर में फैसला करें कि उनकी जिंदगी क्या होनी है। ये एक तौर तरीका होना चाहिए, और जिसमें आप फौज भी लगा दें कि वो फौज जो मर्जी करे, जिसके पास अनचेक्ड पावर्स हो, जिसको ना सुप्रीम कोर्ट कोई बात कर सकती हो, जिसके ना पार्लियामेंट कोई बात कर सकती हो। मेरा ख्याल है दोनों में बहुत फर्क है। एक इंडिविजुअल वाकया अगर पाकिस्तान में कहीं हुआ है तो मैं इसको कंडेम भी करता हूं और मैं समझता हूं कि उन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैडम, उन दरिंदों को भी सजा मिलनी चाहिए जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों को मारते हैं, जो कश्मीरी खवातीन के दुपट्टे छीनते हैं। आपने कभी हाफ विडो का कॉन्सेप्ट सुना मैडम? नहीं सुना होगा। हाफ विडो वो होता है वो खवातीन जिनको कश्मीरी फौजी उठा के ले गए क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन लगाई कि ये मुजाहिद है, और वो खवातीन आज भी इंतजार कर रही हैं इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर, कि पता नहीं मेरा हस्बैंड जिंदा है कि मर गया है, वो आएगा कि नहीं आएगा। मैडम, ये होती परसिक्यूटेड, जिसे आप जो प्रोसिक्यूशन होती है, सिस्टमिक प्रोसिक्यूशन विद द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एनफोर्समेंट। एक बात आपने बात की, पाकिस्तान की डेथ्स की बात की। मैडम, 1 लाख कश्मीरी मर चुके हैं 1989 के बाद। आप तो बच के आ गई। मैंने कहा कत्ल किसी का भी हो, किसी का भी कत्ल हो, कत्ल है, आप तो बच के आ गई। उनका भी पता किया उनको क्यों 1 लाख को मारा गया, वो तो हक मांग रहे हैं। देखें, मैं ये आखिरी मेरी बात सुनिएगा। वो तो हक मांग रहे हैं ना, वो हक मांग रहे हैं कि उनको उनकी टेरिटरी पे उनको उनकी मर्जी के मुताबिक रहने दिया जाए।
आप उनको नहीं रहने देना चाहती, वो आपकी मर्जी है। हम इस पे सिर्फ एक लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल बहस कर सकते हैं। हम कोई दंगा फसाद इसमें नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी। हमने 40, 42, 43 मिनट इसी पे लगा दिए हैं। अगर मैं थोड़ा सा सवाल जो है उसको कन्वर्ट करूं और मैं ले आऊं इस वक्त की जो हुकूमत है मैडम, जो हुकूमत है भारत के अंदर, जिसको आप भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जो इस वक्त भारत के अवाम के मैंडेट से जीती है, आप क्या समझती हैं मैडम, ये जिस तरह की तकसीम इंडिया के अंदर कर रहे हैं, और तकसीम ये सिर्फ, मैं मुसलमानों और कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। आप एक रिसर्चर हैं, आप मीडिया के लिए काम करती रही हैं, आप एक रिसर्चर के तौर पे मुझे बताएं कि जो तकसीम भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान की, और जो तकसीम हिंदुओं और हिंदुओं के दरमियान की, शूदर को तो छोड़ ही दे ना, सिखों शूदर को तो छोड़ दे, वो तो ऐसे ही हैं बस, जिनकी कोई जिंदगी नहीं है। मैं कल परसों एक किसी शूदर से बात कर रहा था भारत में, वो कह रहे थे हर रोज बताया जाता है, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन हमें ये नहीं बताया जाता कि हम कौन है। वो उसका अपना एक मौकफ था, वो एक और बात है। लेकिन मैडम, क्या समझती है कि भारतीय सियासत जो है वो इवन के कांग्रेस को भी एंटी नेशनलिस्ट कह दिया? छोड़े कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीरी तो आपको गद्दार नजर आते हैं ना, वो तो आपको पता नहीं आप उन्हें क्या क्या और कहते हैं। कांग्रेस को भी अब जो है वो एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है, और तकसीम इतनी क्यों बढ़ रही है? आपको नहीं पता शायद इतना बड़ा मुल्क को थोड़ी यूनिटी और आगे प्लूरलिज्म की तरफ जाना चाहिए? आप ना क्वेश्चन थोड़े याद कर लीजिए, क्योंकि मैं तो भूल जाऊंगी जवाब देते देते, तो मुझे याद दिलाते रहिए। पहला आपका सवाल था कि कुछ एक दो केसेस होते हैं पाकिस्तान में कन्वर्जन के, रेप के या टॉर्चर के माइनॉरिटीज पे, हिंदूज के स्पेशली। सर आपको एक चीज बता दूं, जब पाकिस्तान बना था, जब पार्टीशन हुआ था, तब वहां पे कुछ 12.8% हिंदूज थे, और आज की डेट में लेस देन 2% है। ये अपने आप में परसेंटेज काफी दिखाने के लिए है कि आपकी कंट्री ने हिंदूज के साथ क्या किया। पहला सवाल ये। दूसरा, आपने बोला कि कश्मीरी मुस्लिम्स जो है अपना हक मांग रहे हैं। हक कैसे मांगा जाता है जी? कैसे हक मांगा जाता है? भीख का कटोरा सामने रखकर अगर कोई हक मांगे तो शायद मजबूरी में या दिल पसीज जाए तो कोई दे भी दे। ये पता है कैसे हक मांगते हैं? गिरजा टिक्कू का नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ी उनकी कहानी छोटे में बता देती हूँ। ये वो कश्मीरी हिंदू पंडित महिला थी जो जम्मू चली गई थी इस डर की वजह से कि जो कश्मीर में हो रहा है उसकी वजह से 1990 में जैसा माहौल मिलिटेंसी का हुआ, वो जम्मू चली गई थी। उन्हें वहां से फोन करके बुलाया गया कश्मीर ये झांसे में कि आप आ जाइए, अपनी स्कूल की फीस ले जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आपको टच नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं होगा, हम आपकी सुरक्षा रखेंगे। और ये वही लोग थे जो फ्रीडम फाइटर्स कहलाए जा रहे थे। ये किस चीज की फ्रीडम मांग रहे थे, किस चीज का हक मांग रहे थे? पता है कैसे हक मांगा इन्होंने? ये गिरजा टिक्कू जिसका पहले रेप हुआ, फिर बाद में 2 हिस्सों में इसकी बॉडी कर दी गई। कैसे कर दी गई? कोई मैकेनिकल आरी से नहीं, कारपेंटर की जो आरी होती है ना, जिसमें बहुत जोश और दम चाहिए होता है उसको एक वुड को काटने के लिए, वो आरी से 2 पीस कर दिए बॉडी के। सोचिए कैफियत, आप जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पेन, द बारबैरिटी, द टॉर्चर। वाई? क्या एक फ्रीडम फाइटर जो हक मांग रहा है अपना, वो किसी के साथ ऐसा करता है? ये कैसा हक मांगना हुआ? पहली बात ये। अब आप कहते हैं करंट सिनेरियो में कि आप हक की बात करते हैं, इंडियन आर्मी के ऊपर सवाल उठाते हैं। सर मुझे एक चीज बताइए, ये कैसे लोग हैं जो इंडियन आर्मी को मारते हैं और इंडियन आर्मी बर्दाश्त करती जाती है? स्टोन पेल्टिंग ये करते हैं, लव जिहाद ये करते हैं, ये इनके पास बम, गोले और AK-47 न जाने क्या क्या इनके पास नहीं मिलता। पुलवामा अटैक करते हैं, उरी ये करते हैं, हर चीज की साजिश में ये इन्वॉल्व रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बंकर के सामने रखकर उन्हें अपना वेपन बनाते हैं, औरतों को अपने सामने रख के उन्हें अपना वेपन बनाते हैं। ये कौन सी आजादी है? ये कौन सा हक मांग रहे हैं? अगर हक मांगना है, अगर हक समझते हैं, अगर फ्रीडम चाहिए और सही में फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो भगत सिंह बनिए, चंद्रशेखर आजाद बनिए। वो क्यों नहीं बनते? मैं बताती हूं क्यों नहीं बनते। क्योंकि सत्य के लिए जो लड़ता है
वो सत्य पथ पे चलकर सत्य को हासिल करता है, अपने हक को हासिल करता है, वो अधर्म का साथ नहीं देता। और हमारी ये जो कश्मीर की स्थिति है, हमेशा से 7 हमने एक्सोडस देखे, 7 बारी हमने सिर्फ अधर्म देखा है। हो सकता है कि कोई श्राप लगा हो इस भूमि को, हो सकता है हम कश्मीरी पंडितों को श्राप लगा हो कि हम कभी वहां स्टेबिलिटी से रह नहीं पाए, लेकिन असली श्राप उन कश्मीरी मुस्लिम्स को लगा है जो ये सोचते हैं कि वो बंदूक के दम पर कश्मीर को अपने लिए ले लेंगे। जिस दिन कश्मीर भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, चाइना ले लेगा। मुझे आप कश्मीर चाइना को दे रही है, मुझे ये कि थोड़ा इंडिया ही ना चाइना की तरफ चले जाए। आप जो है ना वो आपको मैं ये बता दूं, कश्मीर तो दूर की बात है, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा, और जिस पंजाब क्षेत्र से आप हैं वो भी आ जाएगा आने वाले समय में। और जो चाइना अभी कोरोना वायरस के खम पे उछल रहा था कि सोचेगा कि वो अपनी साजिशें रचेगा, उसको पता नहीं है तिब्बत भी उसके हाथ से जाने वाला है। जी, तो मैं आपको ये बता दूं कि जियो पॉलिटिक्स काफी बदलने वाली आने वाले समय में। थोड़ी सी प्रिडिक्शन आपके शो पे कर रही हूँ, फेमस हो जाएगा जब मेरी प्रिडिक्शन सच्ची हो जाएंगी तो शेयर कर दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने तो इसीलिए कहा है कि जो यंग भारतीय हैं उनको बोलना चाहिए, उनकी आवाज आनी चाहिए। लेकिन मैडम एक बात बताएं, आप स्टोन पेल्टिंग की बात करती हैं, आप लव जिहाद की बात करती हैं। मैंने लास्ट टाइम वैसे ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट 2018 या 19 की पढ़ी थी, तो उसमें तो लव जिहाद ये था कि जो हिंदू हैं वो कश्मीरी खवातीन से शादी करना पसंद करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इंडिया के अंदर तो कश्मीर के बारे यही समझा जाता है कि वहां पे, मैं आपका एक मिनिस्टर या सियासतदान साहब है, पता नहीं कौन है, उनके बारे में सुन रहा था, भैया अब 370 खत्म हो गया, 35A लग गए, अब तो जाओ गोरी लड़कियों से शादी करो, अब तो आपकी जिंदगी चांदी हो गई। अब तो अगर इंडिया ये समझता है कि हमने कश्मीर को ये, क्योंकि वहां पे जो लड़कियां हैं उनके रंग सफेद हैं, तो शायद इंडियंस को वहां जाके शादी कर लेनी चाहिए, डोमिसाइल मिल जाएगा वहां पे। और मैडम आपने कहा कि ह्यूमन राइट, आप शील्ड इस्तेमाल करती हैं। मैडम आपको मेजर गोगोई भूल गए, जिनको आपकी हुकूमत ने सजा दी, आपकी फौज ने सजा दी, और स्टोन पेल्टिंग की बात करती हैं मैडम। तो ये एग्जाम्पल हो गया ना कि सबके साथ एक नियम के हिसाब से चला जाता है कश्मीर में। आप अपनी ही बात काट रहे हैं। मेजर गोगोई को अवार्ड भी मिला उनके अच्छे काम के लिए, और अगर कहीं उन्होंने गलती की है जो उनके कोर्ट मार्शल में प्रूव भी हुआ है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, हमारे भारत में इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि वो किसी से बायस नहीं है, उन्हें सजा भी मिली। अब मैं आपकी बात बीच में टोककर सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आप हमारे देश के एक मिनिस्टर के बारे में कह रहे हैं, मैं इमरान खान के बारे में कुछ बोल सकती हूँ? कहीं आपका चैनल स्पॉन्सर सेंसर तो नहीं हो जाएगा उसके बाद? नहीं, बोले आपको आजादी। तो इमरान खान क्रिकेट मैच के चलते हुए भारत में कभी आए थे, भारत में जो आए थे, तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि कैसा लगा भारत आपको, कैसा रहा मैच आपका? तो कहते हैं मैच तो चलते रहते हैं, हार जीत तो चलती रहती है, हमें तो भैया कुरान के हिसाब से ये बताया गया है, हमारे मुल्ले ने ये बताया है कि जो भारत की जो स्त्रियां हैं वो उनके ऐश के लिए बनी हैं, इसीलिए भारत में जाएं, उनका इस्तेमाल करें, और उन्होंने ऐश नहीं किए भारत की स्त्रियों से, तो उन्हें जन्नत नहीं मिलेगी। ये इमरान खान के शब्द हैं। तो आप हमारे मिनिस्टर के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछ लें कि उन्होंने क्या कहा था। मैं अगर झूठ कह रही हूं तो गूगल पे टाइप कर दीजिए। सुने, पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने, एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया, इमरान खान ने जवाब दे दिया। अब इमरान खान ने क्या जवाब दिया मुझे इसकी हकीकत नहीं पता, सिर्फ जर्नलिस्ट ने जो बताया वो आप बोल रही हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर फॉर एग्जाम्पल सुन ले, अगर इमरान खान ने खुदा ना खास्ता ये बात की भी है, एक इंडिविजुअल था, एक शख्स है, उसने बात की, उसका ना किसी पॉलिसी मेकिंग में कोई ताल्लुक, मैं अगर गॉड फॉरबिड उसने बात की है, तो उसका ना कोई पॉलिसी मेकिंग से ताल्लुक, ना वो पॉलिटिक्स में, ना वो सियासत कर रहा है। आप इमरान खान की एक जर्नलिस्ट की बात पे इतना यकीन करती हैं जिसका कोई पता नहीं सच और झूठ का, और आप भूल रही हैं कि आपका मिनिस्टर बबांगे दोहल
पूरी दुनिया को बता रहा है जाओ भाइयों, जाओ कश्मीर में। मैडम बात बहुत आगे निकल जाएगी, ये चीजें नहीं है। मैं समझता हूं, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज की कि अगला सवाल लेता हूं मैं आपका, फिर थोड़ी देर हमने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स को मैक्सिमम आइडियाज पता चले। आपके कुछ आइडियाज हमें पता चल गए जो कि बहुत खतरनाक हैं, जो कश्मीर के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि शायद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में आपके आइडियाज थोड़े प्रोग्रेसिव होंगे। तो मुझे सवाल, मैं दोबारा वही रिपीट कर देता हूं, इस पुरानी बहस को यही छोड़ते हैं। आप मैडम ये बताएं कि इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में किधर जा रहा है? क्या आप ये समझती हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की जो, डरिएगा ना, कोई बात नहीं, खैर है, खुल के दिल से भी बात करनी चाहिए, हर वक्त नहीं डरना चाहिए। मुझे पता चला है मैं नहीं डरती, बहादुर खातून है, बहादुर लड़की है, मुझे तो पता चलता है बड़े बड़े टीवी स्टेशन डर जाते हैं, मतलब आप तो एक इंडिविजुअल हो। मुझे मैडम, मुझे ये जानना है, मैं एक पढ़ी लिखी बहस करने लगा हूं, कोई तूर तकरार नहीं हमने किया, हमने बड़े अच्छे अंदाज से आर्गुमेंट से बहस की। आप क्या मैडम समझती हैं कि इंडिया की जो सियासत है उसमें ज्यादा तफरीक नहीं आई कि हिंदू मुसलमान तो चलो एक लड़ाई थी, ट्रंप साहब आए तो जिस तरह हिंदुओं ने मुसलमानों की मसाजिद में जाके बीजेपी के झंडे लहराए, वो तो मैडम दुनिया ने देखा, उसकी तो मिसालें ही और मिलती हैं, वो जो रेसिस्ट हमने नजरिए देखे। लेकिन अब हिंदू के क्यों खिलाफ हो गया है? कांग्रेस को भी एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है। तो ये जिस तरह के हालात चल रही हैं, और आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि हम तो आजाद कश्मीर की तरफ भी देख रहे हैं, वो भी इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। तो क्या 2023 का जो मोदी साहब का इलेक्शन है वो मजीद किसी लड़ाई की नजर हो जाएगा और भारत इसी तरह गुर्बत और अफलास में रहेगा? गुर्बत में कौन है ये पूरा विश्व जानता है, खैर उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। मुझे आपका पूरा सम्मान है उस बात पे। जहां तक कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस तो उसका जन्म ही एक ब्रिटिश आइडेंटिटी से हुआ। एओ ह्यूम जो एक्स सिविल सर्वेंट ब्रिटिश एम्पायर में रह चुके थे, उन्होंने कांग्रेस की शुरुआत करी। तो कांग्रेस के खून में ही एंटी भारत है, एंटी इंडिया नहीं, एंटी भारत है। और जहां तक मुझसे अगर आप ये सवाल पूछेंगे, जहां पे आपने वर्ड प्रोग्रेसिव लगाया, तो मैं आपको एक चीज कहूं, मोदी जी तो करेंगे ही करेंगे जो उन्हें करना है, उनके बारे में तो मैं बताऊंगी ही कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन मैं जो सोचती हूँ मैं आज आपको बताती हूँ। मैं सोचती हूँ अखंड भारत, मैं सोचती हूँ भगवा भारत, मैं सोचती हूँ भगवा कश्मीर। और वो भगवा कश्मीर कोई खून में डूबा हुआ नहीं होगा, वो केसर से चमकने वाली जो सूर्य की जो तपिश होगी ना, उससे चमकने वाला भारत होगा, अखंड भारत होगा। उसमें लोगों की हत्याएं नहीं होंगी, उसमें मर्डर नहीं होंगे, उसमें रेप नहीं होगा, उसमें श्री राम का युग वापस आएगा, राम राज्य वापस आएगा। तो आप कहती हैं कि रेप और मर्डर हो रहे हैं, अखंड भारत में नहीं होंगे, अभी हो रहे हैं। मैं ये कह रही हूं कि ये हमारा सौभाग्य और ये हमारा भाग्य और ये हमारा भविष्य है। आज की अगर प्रेजेंट बात करें तो जो नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं, भारत का विजन जो वो बोलते हैं, वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत इकोनॉमिकली आप देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखिए, हमारे जो हमने किस तरीके से कोरोना वायरस को हैंडल किया है। आप देखिए कंट्रीज जो अमेरिका है, जो इटली है, जो ऑस्ट्रेलिया है, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो उसे सस्टेन नहीं कर पा रहे, लेकिन इंडिया बहुत अच्छे से इसका रिस्पॉन्स दिया है। और आने वाले समय में हमारे देश में इतनी हाहाकार नहीं मचेगी और ना ही मची है जैसे पूरे विश्व में मची है। और हम लीड कर रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप हमारे प्रोटोकॉल्स या हमारे जो स्टैंड पॉइंट्स है उन्हें देखिए, उन्हें समझे। तो हम विश्व को सिर्फ हिंदू राष्ट्र कहने वाले जो लोग हैं, पहले ये आपने ये भी बोला कि हिंदू में बटा हुआ है, हिंदू में डिवाइड चल रहा है। एक्चुअली ये हिंदू रिनासेंस का टाइम है, रीअवेकनिंग ऑफ हिंदूज। और जब भी अवेकनिंग होती है किसी चीज की, कंस्ट्रक्शन होती है किसी चीज की, या एक रीडिस्कवरी होती है किसी चीज की, तो थोड़ा बहुत मेस होता है, थोड़ा बहुत जो पुराने दकियानूसी चीजें होती हैं या जो चीजें होती हैं जिन्होंने हमें
कैप्चर कर रखा होता है, इम्प्रिजन किया होता है, जो एक हमें सोचने पे, वाइडर सोचने में हमें रोकते हैं, तो उन चीजों को तोड़ने में समय लगता है। तो काफी ऐसे लोग हैं हमारे भारत में जो उस स्टेज से निकल रहे हैं, उस ट्रांजिशन पीरियड से निकल रहे हैं, उस ट्रांजिशन पीरियड में है। तो आप जिन्हें हिंदू हिंदू का डिवाइड देख रहे हैं, मैं उसको एक हिंदू रिनासेंस का पीरियड देख रही हूँ, जहां पर हिंदू अवेकनिंग हो रही है, एक इंटेलेक्चुअल, एक विजडम हमारी कंट्री में क्रिएट हो रही है, जहां पे सिर्फ सौहार्द के बारे में बात नहीं हो रही है, जहां पे पूरे विश्व में भारत को जगत गुरु बनाने की चेष्टा हो रही है। वो चेष्टा इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया और इराक की तरीके से नहीं हो रही है, बल्कि लोगों के अंदर चैतन्य हो रहा है, स्वच्छता का, आध्यात्म का और सत्य का, धर्म का, अधर्म का नहीं। अच्छा मैडम, ये बड़ा वैसे आपने थोड़ी बड़ी एलैबोरेट किया है इस अपने पर्सपेक्टिव को, और मुझे थोड़ी क्लैरिटी भी हुई है इसमें। ये जो हिंदू रेनेसेंस की आप बात कर रही हैं, ये आप मुझे ये बताएं, पहली बात तो ये है कि हिंदू रेनेसेंस की आप एक इंडिया को नई आइडेंटिटी देने चाह रहे हैं, और जब आपने कहा कि एक नई आइडेंटिटी दी जाए तो समटाइम्स इश्यू हो जाते हैं, लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता, तो वो तो एक चीज है। वैसे आपकी नजर में, और मेरे व्यूअर्स के लिए, पाकिस्तान में भी आप बहुत सारे लोगों को यहां समझ नहीं है, आप अखंड भारत किसे कहते हैं? अखंड भारत ज्योग्राफिकल लोकेशन में बाद में आए या ना आए वो नहीं है। अखंड भारत ये एक चैतन्य है, आत्मा का चैतन्य है, जो पूरे विश्व में जहां पे भी कोई भी होगा, वो अमेरिकन सिटीजन हो सकता है, इटालियन हो सकता है, पाकिस्तानी हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन हो सकता है, लेकिन अखंड भारत उसके हृदय में हो सकता है। ये अखंड भारत का मतलब ये है कि आपके अंदर ऐसा चैतन्य हो, ऐसा इंट्रोस्पेक्शन हो, ऐसी डिस्कवरी हो आपके आत्मा के बारे में, आपके एग्जिस्टेंस के बारे में, जो आपको बताए कि भारत क्या है। और अखंड भारत में आपको बताऊं तो ये है कि भारत का मतलब क्या होता है। मुझे तो पता नहीं पाकिस्तान सचमुच में पाक है या नहीं, लेकिन मुझे भारत का मतलब पता है। भारत वो देश है जिसमें जो वो ऐसा रथ है जो भा में चलता है, जो लाइट में चलता है, जो लाइट में चलने वाला रथ हो, जो हमेशा धर्म पे, प्रकाश में विद्यमान हो, उसे भारत कहते हैं। भारत का मतलब ये होता है। और अखंड भारत का मतलब यह है कि पूरे विश्व को हम एक साथ जोड़ेंगे और प्रकाश में ले जाएंगे, सत्य पे ले जाएंगे, चाहे नेशनलिटी किसी भी की हो। इसलिए इसको मैं ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी से नहीं कनेक्ट करती। अखंड भारत एक्सपेंशनिस्ट भारत से बहुत अलग है। हम एक्सपेंशनिस्ट भारत कभी भी बन सकते हैं। हमारा आज बस चले तो पाकिस्तान ले ले, हमारा आज बस चले तो चले जाएं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को इख्तियार कर लें, लेकिन हम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं रखते। हम अखंड भारत की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, और वो ये है कि हमें लोगों के हृदयों को रूपांतरित करना है, हमें लोगों के दिलों को बदलना है, ना कि उनकी नेशनैलिटी को। ये है अखंड भारत। अच्छा, यानी कि आप जो है वो कहती हैं कि जो रिविजनिस्ट पॉलिसी है बीजेपी की, वो बेसिकली नजरियात को बदलना है और हिंदू रेनेसेंस है, और आप चाहती हैं, समझती हैं कि जो फिजिकल प्रेजेंस है, ये जो फिजिकल ऑक्यूपेशन है, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नजरियाती तौर पे लोगों को अपने साथ लगाना चाहिए। मैडम, अगर जो ये नजरियाती तौर पे आप लोगों को साथ लगाना चाहते हैं, इससे तो आपकी भारत की अपनी ईंट से ईंट बज रही है, एक किसी दूसरे से नहीं मिल रहा। दलित सलैदा हो रहे हैं, सिखों को आप आज भी खालिस्तान की जो है मूवमेंट का नाम देके उन बेचारों को आपने सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया है। मुसलमानों को तो छोड़ ही देना। खालिस्तान का बीज तो आप लोगों ने डाल रखा है, हम पे क्यों मर रहे हैं वो? सुने नहीं, वो मैडम, हमने तो करतारपुर साहब कॉरिडोर शुरू किया था ताकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंप्रूव हो, लेकिन उसको आपने लिंक कर दिया खालिस्तान से। बेचारे, मुझे तो सिखों पे थोड़ी तकलीफ होती है कि बीजेपी तो उनके सिर्फ वोट लेना उनको पसंद करती है, उनको फिर भी गद्दार और इस तरह की चीजें तो वो लगते हैं रहती हैं। वो तो चलो एक और चीज हो गई, लेकिन एक और एज ए यंग रिसर्चर और यंग एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैडम, ये चीन वाले मामले में ये भारत इतना डोसाइल क्यों हो गया, क्यों इतना दब गया? वो जो भारत, वो हम सुनते थे कि नरेंद्र मोदी साहब कहते थे मेरी 56 इंच की छाती है, मैं ये कर दूंगा, उधर जाके वो 26 इंच की रह गई इंडिया के, चाइना के मामले में। तो ये
ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? एक तरफ तो बड़े नारे एलओसी पे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आग लगा देंगे, इंडिया मीडिया चढ़ दड़ाई करता है। जब चीन की बात आई तो वो कहते हैं कोई नहीं, खैर है, भाई हैं, 4-5 हजार किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, 4-5 हजार फौजी हैं, खैर है, हमारी सॉवरेनिटी की वॉयलेशन होगी, कोई मसला नहीं, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। इधर से तो आप बड़ी करती है। क्यों इतने दो चेहरे क्यों है भारत के? ये कभी बीजेपी या भारतीयों से पूछा? मुझे इतनी हंसी आ रही है, मैंने बहुत कंट्रोल कर रखा है अभी। ये आप पूछ रहे हैं मुझसे? क्यों? मैंने गलत सवाल किया? पाकिस्तान तो चाइना के हाथ बिक रखा है। यहाँ पे आपके लोग कुरान नहीं पढ़ रहे, अरेबिक नहीं पढ़ रहे, चाइनीज पढ़ रहे हैं। यहाँ के आपके लोग चाइनीज। आप अगर ग्वादर पोर्ट पे देखें, मुझे नहीं पता, लेकिन कभी इनवाइट कीजिएगा ग्वादर पोर्ट पे। बस इतना कीजिएगा कि कभी हमें रॉ के एजेंट बना के पकड़वा मत दीजिएगा, क्योंकि हम हैं नहीं। लेकिन जहां तक मेरी रिसर्च बता रही है और जहां पे पूरे विश्व को पता है, पाकिस्तान आज ऐसी स्थिति में है जहां चाइना ने टेक ओवर कर गया है। ग्वादर पोर्ट पे यूनान करेंसी चल रही है, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? ग्वादर पोर्ट पे जितने भी पाकिस्तानी वर्कर्स हैं वो चाइनीज सीखते हैं, और जितना भी इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तानी लोग आज अरेबिक छोड़कर, कुरान छोड़कर चाइनीज सीख रहे हैं। कौन किसके कब्जे में है पहले ये देख लीजिए। दूसरी बात, आपने बोला फेस ऑफ इंडिया वर्सेस चाइना, और मोदी जी की बात करें। चाइना आज इस स्थिति में है कि वो हम पे 1 इंच भी नहीं बढ़ सकता, 1 इंच भी नहीं, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल गुडविल इतनी अच्छी, इतनी तगड़ी हो गई है। और कोरोना वायरस के बाद चाइना को उसका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। आपको ये सही में लगता है कि हम पीछे हट गए? पीछे हटा है चीन, और आने वाले समय में तिब्बत फ्री होगा। और आपने मेरी प्रोफाइल भी देखी फ्री तिब्बत की, तो आपको मैं बता दूं वो मैंने ऐसे ही नहीं लगाई है। हमारा भारत वो भारत है जहां पे चाणक्य नीति थी, और चाणक्य नीति अभी भी है। हम अर्थशास्त्र के वो विख्यात पंडितों को हमने बिठा रखा है नेशनल सिक्योरिटी में, जो साम दान भेद और ढंग से हर चीज हासिल करना जानते हैं। हमारा मिलिट्री डॉक्ट्राइन शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, शायद चाइना ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने पीएलए का मिलिट्री डॉक्ट्राइन पढ़ा है, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। उसका अनरिस्ट्रिक्ट वॉरफेयर जो है एक्सपेंशनिस्ट है, इकोनॉमिकली एक्सप्लोसिव है, लेकिन वो टिकने नहीं वाला। वो इसलिए नहीं टिकने वाला क्योंकि भारत है, रहेगा और हमेशा से था। और ये वो भारत है जहां पे चाहे जितने भी गद्दार पैदा हो जाएं, लेकिन एक ही भगत सिंह काफी है सबको लाइन में लाने के लिए। तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो मिक्सचर है विवेकानंद के, वो मिक्सचर है चाणक्य के, वो मिक्सचर है भगत सिंह की ब्रेवरी के, वो मिक्सचर है उन ब्रेव सोल्जर्स के जो टेररिस्टों को भगा रहे हैं, मार रहे हैं। और चाइना को तो उसकी औकात दिखाई देंगे, चीनियों को तो पता ही चल गया उनकी औकात का। आप अपना खैर बताइए कि पाकिस्तान तो निपटता जा रहा है, चाइनीज अंदर आए जा रहे हैं। जरा मैं बताता हूं, मैंने ये जो चाइना के हवाले से आपने बात की, पहली बात तो यह है कि आपको थोड़ा बता दूं और आपके व्यूअर्स को भी बता दूं कि चाइना पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपको पता है तमाम लेवल्स पे होती है। और हम जरा सुनिएगा ना, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI है उसके पार्टनर हैं CPEC के तहत। अच्छा, हमारी तो आपके साथ जो चीन के साथ ट्रेड है मैडम, वो तो बहुत थोड़ी है, इतनी छोटी ट्रेड है। लेकिन एक बात बताएं, आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा भी नहीं है, BRI का हिस्सा भी नहीं है। आपने अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर की बात की, इसलिए तो हिस्सा नहीं है क्योंकि हम उनके कब्जे में नहीं है, हम अपने अकेले रह सकते हैं। अगला भी सुन लेंगे। आपने अपनी एग्जिस्टेंस में इतने सक्षम है कि हमें चाइना की इनिशिएटिव की जरूरत नहीं है, हमें उस इनिशिएटिव की जरूरत नहीं है जहां पे आपको CPEC करना पड़ेगा उनके साथ और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी पड़ गई। जी मैडम, बस मेरा एक आधा पॉइंट रह गया, एक आखिरी सवाल होगा, सिर्फ मैं आपको चीन के हवाले से बता दूं। देखें, आपने चीन की बात की, आपको पता है आपकी चीन की कितनी इंपोर्ट है? इंडिया कितने बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट करता है चीन से? अराउंड 85। सुने मैं बताता हूं ना, इस वक्त 2020 में चीन की और इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड है वो $100 अरब है।
जब चीन के सदर इंडिया आए थे तो जो मोदी साहब ने बिच बिच के उनको जनाब उनके लिए जाके बीच भी साफ करते थे और बताते थे, बीच साफ करते हुए फोटोग्राफर साथ ले जाते थे, और जो जोर की जफ्फी डाल लेते हैं वो बड़े बड़े लीडर्स को, लीडर तंग हो रहे होते हैं लेकिन मोदी साहब को अच्छा लगता है। शुक्र है कोरोना आ गया, अभी तो वो मोदी साहब को बिल्कुल करीब नहीं आने देंगे। तो आपको पता है $100 अरब की ट्रेड है, उसमें जरा सुनिएगा ये, उसमें से $85 अरब ऑलमोस्ट आप इंपोर्ट कर, आपकी इंपोर्ट है। आपका ट्रेड डेफिसिट आप देख लेना तो अरबों डॉलर्स में है। जरा सुनिएगा, आप कहते हैं आप सीपैक का हिस्सा नहीं है और बीआरआई का हिस्सा नहीं है। मैडम अगर आज चीन से आप इंपोर्ट करना बंद कर दें तो आपके इंडिया में चूल्हे बंद हो जाएं। ये जो इंडियन फौज ने इनग्रेस किया है, आपके मुल्क में घुस आई है और आप बोल भी नहीं सके, आपके जनरल शोर मचा रहे, कह रहे हैं ओ मोदी साहब कुछ करो, और मोदी साहब हम होते तो हम ये कर देते। मोदी साहब खामोश बैठे हुए हैं क्योंकि मोदी साहब को पता है भाई $100 अरब की ट्रेड है, हालात खराब हुए, थोड़ी बहुत जमीन है वहां पे, चाइना ले भी लेगा तो क्या मुझे फर्क पड़ता है। मोदी साहब खामोश हो गए हैं। मोदी साहब को पता है अगर चीन के खिलाफ बोले या कुछ किया या चीनी फौजियों को पत्थर हाथ भी लगाया तो ट्रेड बंद हो जाएगी, चूल्हे बंद हो जाएंगे, चूल्हे बंद होगी तो गुर्बत आएगी, गुर्बत आएगी तो गली गली शोर मचेगा और मोदी साहब के खिलाफ नाराबाजी होगी और इकोनॉमी का तो भट्ठा बैठ जाएगा। सो चीन से लड़े जरूर आप, लेकिन एक चीज ध्यान में रख लें, आपके घरों के चूल्हे चीन की इंपोर्ट की चीजों से चलते हैं, फिर जो आपकी फैक्ट्री रॉ मटेरियल करती है उससे कारोबार चलता है। चीन को दोबारा जब बात करें ना, नारे आप बहुत बड़े मारते हैं, हाय चीन को ये कर देंगे वो कर देंगे, लीडरशिप नहीं बोल सकती बेचारे मोदी साहब। और बल्कि आखिरी बात मैडम, आखिरी बात, आपके जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह वो मान गए हैं। मैं आपके फॉर्मर एक वो जनरल है डीएस हुड्डा, उनका बयान देख रहा था, उन्होंने कहा, मैंने पढ़ा द हिंदू में खुद, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ कोर्जन बाय द पीएलए फॉर द इंडियन आर्मी। एक रिटायर्ड जनरल बोल रहा हो, डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा हो हमारे साथ ज्यादती हो गई, तकलीफ तो होती होगी, लेकिन ट्रेड है, खामोशी अच्छी है। आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुनते नहीं है लगता है। मैं सुनता हूँ, आजकल अंदर घुसे हुए कम बोलते हैं कोरोना की वजह से। नहीं, आपने सुना नहीं वॉइस फॉर लोकल? आपने सुना नहीं उन्होंने चाइना को कैसे डिफीट करना है? उन्होंने तो पूरी स्ट्रैटेजी पब्लिक कर दी। अच्छा, ये तो इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी है कि आपको उस पर पीएचडी करनी चाहिए। खैर मैं बताता हूँ, एक सेकंड। पाकिस्तान एक ग्रे लिस्ट में है, आपको पता है ना वो कौन सी ग्रे लिस्ट में है? जी 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 जी, कौन सी ग्रे लिस्ट में, जरा बताइए। FATF मैडम बोल लेना। हाँ, तो जून जुलाई के बाद क्या होने वाला है? वो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में जाने वाला। हम ग्रे से व्हाइट में आ जाएंगे, आप जलते रहेंगे। कैसे व्हाइट में आएंगे? आप कैसे व्हाइट में आएंगे? कर लें होगा। आप हमारे देश की परवाह मत कीजिए, हम तो अखंड भारत बनाकर रहेंगे, हम विश्व गुरु बनकर रहेंगे, हम चीन को धूल चटाएंगे और पाकिस्तान को भारत में मिलाएंगे। हमारे को आप मत बताइए कि हम क्या करें क्या ना करें और क्या नहीं कर सकते और कहाँ दिक्कत है। आप देखिए आपके ऊपर क्या घास गिरी हुई है। अभी ग्रे लिस्ट में है, बहुत ही जल्दी ब्लैक लिस्ट में हो जाएंगे। और ध्यान रखिए कोरोना वायरस के चलते हुए जितना पैसा मिला ना वो भी डिप्लीट हो रहा है। देखिए मैडम, आप पाकिस्तान की तो ग्रे लिस्ट को छोड़ दें, क्योंकि हमें पता है, हमने सुने ना मैडम, सुने देखिए, हम तो इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी डील कर रहे हैं, हमारे हालात खराब है, हमारी इकोनॉमी खराब है, हम तो IMF से भी डील कर रहे हैं, हम तो वर्ल्ड बैंक से भी डील कर रहे हैं, हम तो तमाम दुनिया की ताकतों से डील कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त जा रहा है। लेकिन एक चीज सुन लें, अमेरिका, फ्रांस और यूरोप जितना पैसा और जितने राफेल आ रहे हैं ना, वो इसलिए आ रहे हैं कि चीन के आगे खड़े होना है। उन्होंने आपको ये चीजें इसलिए नहीं दी कि ये डोकलम वाला और ये बॉर्डर का मसला आ जाए तो चुप करके जो है वो ऊपर कंबल लेके सो जाओ। भैया आपको पैसा दिया, वेपन दिया, राफेल दिया। ये जो आपके राजनाथ सिंह गए थे उधर पेरिस खुद राफेल लेने,
राफेल लेने चले गए और वहां पे सारी आरतियां शारतियां उतारी कि इनको नजर ना लगे राफेल को। कभी किसी ने एयरक्राफ्ट को एयरप्लेन को भी, उसको कभी जंगी जहाज को भी हिंदू किया। आपने फ्रेंच जहाज को पकड़ा, तो आपका दिल क्यों चल रहा है? आपका दिल क्यों चल रहा है? आपका अखंड भारत, आपने अखंड भारत मैडम, आपने अखंड भारत चल रहा है। अरे हम अपनी स्ट्रैटेजी पे भी चल रहे हैं, हम तो अभिनंदन की स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं हम हर किसी क्षेत्र में जाके अभिनंदन कर रहे हैं अपने विश्व गुरु होने का। मैडम ये इतनी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि व्यूअर्स के बड़े कमेंट्स आ रहे हैं डेफिनेटली, और वो आपकी एक यंग इंडियन जो कि रिसर्च करती हैं और रिसर्च बेस्ड बातें करती हैं, वो हिंदू रेनेसेंस पे यकीन रखती हैं, अखंड भारत पे यकीन रखती हैं, और अपने जो कश्मीर में हिंदुओं का एग्जोडस हुआ था उसके बारे में बात करती हैं, और जो कश्मीरी वहां पे हैं उनकी बात नहीं करती। एक मैं पर्सपेक्टिव लेना चाहता था कि एक यंग इंडियन क्या सोचता है, और स्पेशली अ गर्ल, जो कि हम समझते हैं कि गर्ल्स जो है वो फ्यूचर है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी फॉर द रिमेनिंग। जो हमने यहाँ पे एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारे इस खित्ते में, वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, लेकिन मैडम आपको थोड़े अपने थॉट्स जो हैं वो प्रोग्रेसिव रखने पड़ेंगे। इस तरह जो अखंड भारत और ऐसे कर देंगे और उड़ा देंगे, मार देंगे, जहाज इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, थोड़ा सा जिहाद छोड़ दीजिए, आप जिहाद छोड़ दीजिए, मैं प्रोग्रेसिव थिंकिंग शुरू कर दूंगी। देखें, जिहाद सिर्फ और सिर्फ रियासत कर सकती है। जब तो आप मानते हैं कि आपकी रियासत जो है वो जिहाद करती है? बोल दीजिए, आज तो बोल ही दिया आपने तो मान लिया अपने शो पे। क्या बात है, आपकी सत्यनिष्ठा को थोड़ा अपलॉड करने का मन कर रहा है। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने सच बोल दिया। मैडम देखें, जो जिहाद है ना, जिहाद वो रियासत करती है। जब पाकिस्तान का वजीर आजम और पाकिस्तान की कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी फैसला करेगी तो जिहाद करेंगे, और उसकी आवाजें दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता तक जाएंगी, और पता चलेगा कि जिहाद हो रहा है। जिहाद करेंगे मैडम, अभी शुरू नहीं किया, अभी टाइम आएगा, अभी शुरू नहीं किया। मतलब आप अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी ISI की और DG ISPR की खोल चुके हैं बेचारे। इतनी मुश्किल से स्ट्रैटेजी बनाते हैं इंडियन मूवीज देखकर, और आपने स्ट्रैटेजी खोल दी। ये क्या कर दिया आपने? टॉप सीक्रेट को ओपन सीक्रेट कर दिया, बहुत गलत किया, पाकिस्तान को नुकसान हो गया। आई विश के आप थोड़ी अपनी इंडियन मूवी की स्ट्रैटेजी बदलें और लोगों को थोड़ा और मौका दें। लेकिन मैडम मैं आपको बता दूं, यकीन करके माने, हम भारत के साथ समेत दुनिया के हर मुल्क से बात करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए, ये फिसाद, दंगे, लड़ाइयां बंद होनी चाहिए। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ओपिनियन मेकर है इंडिया के अंदर, आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी अमन की बात हो सके, दोनों मुल्कों को मिलने की बात हो सके। मैडम आपने कल को फैसला साजी में आना है, हो सकता है आप IAS इंडियन अमन की बातें नहीं हो सकती, पाकिस्तान के साथ अब अमन की बातें नहीं हो सकती। माहौल ऐसा है कि देश के हर दिल में एक आग लगी हुई है कि जिस पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया, जिस पाकिस्तान ने उरी किया, जिस पाकिस्तान ने हमारे देशवासियों को गिन गिन के, चुन चुन के मारा, बार बार मारा, इतने मौके दिए। अटल बिहारी वाजपेयी गए तो उसके बाद कारगिल कर दिया, नरेंद्र मोदी गए तो उसके बाद उरी कर दिया, धोखे पे धोखा, बैक स्टैबिंग करी आपने। तो अब बर्दाश्त से बाहर है जनाब, अब बर्दाश्त से बाहर है। पाकिस्तान के साथ तो अमन की बातें नहीं होंगी और नहीं होनी भी चाहिए, क्योंकि आपका इकलौता ऐसा देश है जिसने नेबर होने के बाद भी, पड़ोसी होने के बाद भी छुरा घोंपा है। मैडम एक बात बताऊं, पहली बात तो ये है कि हम कश्मीर के मसले को सिर्फ पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मॉरली सपोर्ट करते हैं। एक बात, आप अपनी ऑडियंस को, भारतीय जो हुकूमत है अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए पुलवामा 1, पुलवामा 2, पुलवामा 3, पता नहीं क्या क्या। एक तो मुझे शक ये है कि जो बॉलीवुड के डायरेक्टर है ना, वो मोदी साहब की हुकूमत के अंदर कहीं छोड़ किसी दफ्तर के इर्द गिर्द होते हैं, या जो अजीत दोवल आपके NSA हैं उनके ऑफिस के करीब करीब आपकी बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहते हैं, जो उनको बताते रहते हैं कि इस तरह मूवी बनेगी, इस तरह हम ऊपर से देख रहे होंगे, नीचे जो वैगन है
या वैन है उसको हम पता है आप कैसे कह रहे हैं, मुझे नहीं पता ये आप कैसे कह रहे हैं, लेकिन जैश ए मोहम्मद हिजबुल तो यही बोलते हैं, वी विल टेक कश्मीर फर्स्ट एंड देन कश्मीर पे तो कब्जा हुआ है, उनके कश्मीर पे कब्जा, वो तो पाकिस्तान की जन्मभूमि है, पाकिस्तान ने उनको जन्म दिया है। जैसे मोहम्मद को किसने जन्म दिया? देखें, जो जैश ए मोहम्मद को छोड़े, जो कश्मीर में जिहाद हो रहा है वो तो अपने हक के लिए हो रहा है, और उनका हक है मैडम जिहाद करना। और आपको चाहिए रेप करके हक मांगेंगे, किसका कैसे हक मांगा जाता है, हमें भी बताइए। पाकिस्तान की और मुस्लिम की और जिहाद की, इस्लाम की, कुरान की, सबकी यही फितरत क्यों है कि वो हक जब मांगने जाते हैं जो नीचे होना चाहिए, हाथ जो ये आपने गलत बात की है, आपने इस्लाम और कुरान की गलत बात की है। देखिए ये गलत बात है और मारते हैं ये आपने गलत बात की है, इस्लाम और कुरान की बात गलत की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हर भारतीय उठ खड़ा हो और कश्मीरियों की मदद करे, क्योंकि इस वक्त भारत की हुकूमत ने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, और उनका साथ दे। मैं तो आपको भी कहूंगा, दावत देता हूं कि आप जाएं, कश्मीरियों के साथ खड़े हों और वहां पे कश्मीरियों की मदद करें, ना कि एक गासिब और आर्टिकल 370 हटा दिया, आर्टिकल 370 हटा दिया, ठीक, आर्टिकल 370 हटा दिया, कर दी मदद। आप जाए ना, फिर आप क्यों नहीं जाती हैं? अभी तो अपने आप को कश्मीरी हिंदू ना कहना, अभी तो सिर्फ शादी हुई है जनाब, बैंड बाजा बारात आना बाकी है, अभी तो लंगर होना बाकी है, अभी रिसेप्शन होना बाकी है। अच्छा चले देखते हैं मैडम के आगे किस तरह दावत देंगे आपको, शादी पे आइएगा। जी जरूर हम आएंगे और देखेंगे कि आप जब किसी के बंदा घर घुस जाए तो वहां पे घर घुस के लोगों की जो जिंदगी और खुशियां आपने तबाह की हैं वो भी देखेंगे कि आप अपनी तो खुशियां मनाना चाहते हैं, लेकिन जिनके घर जला के खुशी मनाना चाहते हैं, ऐसे घर नहीं बसते मैडम, ऐसे घर नहीं बसते। तुम्हारी का भी घर ऐसे ही उजड़ गया था, ऐसे घर नहीं बसते, किसी और का घर जला के अपना घर ना बसाएं। ये आपको इन पाकिस्तान, उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। चले मैडम, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त दिया और हमने कोशिश की कि दोनों मुल्कों के पर्सपेक्टिव्स रख सकें। आपने भारत का पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की, मैंने पाकिस्तान का रखने की कोशिश की, लेकिन आप भले कहती रहें कि नहीं हमें पाकिस्तान से अमन नहीं करना, मैं अमन का दाई हूं। मैं चाहता हूं कि प्रोग्रेसिव थॉट्स आए और हम आगे की तरफ जाएं, ना कि ये सारा टाइम हम इन चीजों में पड़े रहें। और उम्मीद करता हूं कि एक वक्त आएगा कि दिव्या राजदान जो है वो भी एक सफेद परचम लेके कश्मीर में घुसेगी और अपने बहन भाइयों को कश्मीर में कहेगी चले, जो भी आपका जो भी मजहब के हिसाब से कहेंगी, और कहेंगी कि भाई मैं आ गई हूं, हम इकट्ठे हैं और आए मिलके रहें। काश के आप इस तरह करें, सफेद झंडा लेके जाएं, इंशाल्लाह आपको कश्मीरी जो है वेलकम करेंगे और आपको अपने एक इज्जत देंगे, और ताकि एक अच्छा वक्त गुजर सके। इसी के साथ मैं मैडम दिव्या राजदान जो कि रिसर्चर हैं और जो इस वक्त भारत का मैं समझता हूं फेस है, और लेकिन थोड़ी एग्रेसिव है अभी थोड़ा उनको वो जो उनका जो कैसे बोलते हैं कि टेम्परेचर उन्होंने अपना हाई रखा हुआ है, क्योंकि यूथ का नॉर्मली टेम्परेचर हाई होता है, और अपने आप को कश्मीरी हिंदू कहती हैं और रेडिकलाइजेशन और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की रिसर्च के हवाले से लिखती रहती हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। बहुत शुक्रिया मैडम, इंशाल्लाह फिर आपसे कभी बात होगी, और थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।